हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके सामने पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आप देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो कि लास्ट टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कि पावर को शेयर किया जा रहा है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, फिर है एग्जीक्यूटिव, फिर है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब आप पहले से भी जानते होंगे, विधायिका, या इसके एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाते हैं, एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ, तो लॉ मेकिंग बॉडी जो कानून बनाते हैं, जिसमें एमपीज, एमएलएज, ये सारे लोग आए। एग्जीक्यूटिव वैसे लोग जो इन कानून को बनाए जाने के पश्चात उसको लागू कराने का काम करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसमें पुलिस लोग भी आ सकते हैं, सीएम वगैरह भी आते हैं। जुडिशरी तो आप जानते हैं न्यायपालिका, हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो वो जुडिशरी के अंदर आता है। तो ये तीनों गवर्नमेंट के ही पार्ट है, ऑर्गन्स हैं, सबके पास पावर होता है। तो इस सिस्टम को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मतलब तो आप जान रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इस चीज़ को वर्टिकल कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सब सेम लेवल पे है, सबके पास पावर लगभग बराबर है, लेकिन सबका पावर एक्सरसाइज करने का जो तरीक़ा है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, वो सबका अलग अलग है। लेजिस्लेटिव के लोग कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव के लोग उस कानून को लागू करते हैं, जुडिशरी में आने वाले लोग उस कानून के अंतर्गत कोई दोषी है या नहीं है, उसका उल्लंघन करने के बाद अगर उसको दोषी है तो उसको सज़ा सुनाते हैं, और नहीं तो उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो ये जुडिशरी का काम है, तो इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह रहे हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम को हम लोग चेक एंड बैलेंस कहते हैं। चेक मतलब कि चेक किया जाए और साथ में बैलेंस किया जाए, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि कोई एक भी पावर का हद से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे, अनलिमिटेड एक्सरसाइज ना करे, मिस यूज़ ना करे। क्योंकि कई बार आप जानते हैं, जैसे ही पावर आता है लोगों को, तो सत्ता के नशा में चूर होके लोग कुछ उल्टा भी काम कर देते हैं। तो एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बना है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव, मान लीजिए पार्लियामेंट से कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो कानून की बुनियाद के ही खिलाफ है, तो उस कानून को नल करने का, कंप्लीटली ख़त्म करने का पावर है जुडिशरी का, उसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर अगर जज कोई कानून के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज दीपक मिश्रा जी, जो भारत के पहले जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ था, लेकिन वो कम्प्लीटली मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब कि उनको हटाया नहीं गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कोई एक दूसरे पे को चेक कर सकता है, और जब चेक करते रहेंगे कि कोई एक्सरसाइज पावर ज़्यादा ना करे, तो इससे क्या हो सकता है, एक बैलेंसिंग सिस्टम बनता रहता है। आगे का टॉपिक है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अलग लेवल है, क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा है और दुनिया का हर कंट्री बहुत बड़ा है, तो उसमें कोई बड़े कंट्री है, कोई छोटे कंट्री है, तो उन पर रूल करना आसान नहीं है। तो इसलिए उसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बांट दिया गया है। एक ऐसा गवर्नमेंट हर कंट्री में होता है जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए काम करता है, उसको एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। तो उसका नाम क्या होता है? उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या तो यूनियन कहते हैं, या तो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हमारे घर में आप कह लीजिए दादा होते, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उससे स्टेट पापा, फिर मेरे बड़े भैया, जो भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट भी इसका नाम है। इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को केंद्र सरकार, मरकजी हुकूमत कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और इसका प्रोविंशियल और रीजनल दोनों नाम होता है। ज़्यादातर कंट्री में ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बेल्जियम हो, श्रीलंका हो। बेल्जियम में क्या था कि ये पावर इन लोगों के बीच में क्या क्या, ये क्लियरली स्पेसिफाई था, क्या क्या पावर है किसके पास, कौन क्या कर सकता, कौन क्या नहीं कर सकता, या कानून में ये बातें होती है। और तीसरी जो भारत में एक नया फीचर है, जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ गए लोकल गवर्नमेंट।
इसका कारण क्या है कि लोकल गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ आबादी का एक बात है, बहुत ज़्यादा आबादी है। अगर आप यूपी का देखें तो यूपी में आबादी है ऑलमोस्ट 20 करोड़। और रशिया, आपने नाम सुना होगा, रशिया एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 1 नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। उसके बावजूद उसकी आबादी 14 करोड़ और यूपी 20 करोड़ है। तो रशिया में तो स्टेट एक पार्ट कर दिया गया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। यूपी तो एक स्टेट है, अब उसमें क्या है, फिर से स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी किया जा सकता है, उसको एक बांट दिया गया लोकल गवर्नमेंट में। सेकंड चीज़ ये होती है कि लोकल गवर्नमेंट में इसलिए भी बांट दिया गया कि हमारे एक स्टेट के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी अलग हो जाती है। बिहार ही में आप अलग अलग क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी। नॉर्थ बिहार में आपको बिल्कुल रउआ, हमरा, तैयार बानी, इस तरह के भोजपुरी भाषा आपको मिलेगी सुनने को। अब कि इस एरिया में बिहार शरीफ या फिर और सारे क्षेत्रों में कम लेवल की आपको मतलब कि भोजपुरी बोलते हैं लोग, लेकिन कम, ज़्यादातर लोग मगही बोलते हुए नजर आएंगे साउथ बिहार की ओर। तो एक ही बिहार स्टेट में अलग अलग जगह जाने पे भाषा में परिवर्तन, उनके रस्म रिवाज में, रीति रिवाज में परिवर्तन रहता है। तो वहाँ के लोग खुद उस चीज़ को, उस जगह के प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसलिए लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें 3 इंडिया में है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, और ज़्यादातर कंट्री में सेंट्रल स्टेट है। अब इस टॉपिक को फेडरलिज्म भी कहते हैं, ये हम लोग आगे चैप्टर 2 में सिविक्स में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि पावर को शेयर किया जा रहा है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज समाज में पाए जाते हैं, तो उनके बीच भी पावर शेयर करना चाहिए कि नहीं। यहाँ तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे जनता की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है बेल्जियम का, जहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम की एक चीज़ पाई जाती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो हर लोगों के लिए अलग अलग है। डच के लिए अलग है, फ्रेंच के लिए अलग है और जर्मन के लिए अलग है। ये तीनों के लिए अलग अलग काम करती है, उनके लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के बारे में काम करती है। तो ये अलग सोशल गवर्नमेंट के बीच में पावर, अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल आसानी से हुआ। आप देख रहे हैं कि बेल्जियम में 3 तरह के लोग रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, और ये तीनों के बीच में पावर को शेयर किया गया। फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भारत में आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां सीट कुछ लोगों के लिए रिजर्व होती है, चाहे वो वीमेन हो या SC ST हो गए, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे पावर एक तरह से शेयर किया जा रहा है सोशल ग्रुप्स के बीच में। ये एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स का। तो चौथा पॉइंट है पावर शेयर होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं उसको, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं ताकि इलेक्शन लड़े, सरकार बनाए और पैसा कमाए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें 2 तरह की पावर शेयरिंग होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। इसका मतलब समझते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी, 2 पार्टी हो या 2 से ज़्यादा पार्टी हो, वो लोग मिल के अलाइंस बनाते हैं जब उनको लगता है हम अकेले नहीं जीत पाएंगे। अभी के दौर में ज़्यादातर पार्टी का अलाइंस है। यूपीए एक अलाइंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस एक अलाइंस है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस। यूपीए में सबसे हेड है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, NDA में सबसे बड़ी पार्टी BJP है। तो जब लोगों को लगता है कि अलाइंस बनाना ज़रूरी, तो उन्होंने अलाइंस बना लिया, किस लिए? ताकि इलेक्शन लड़ेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट गैदर करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि जो अलाइंस 3-4 पार्टी मिलकर अलाइंस करके इलेक्शन लड़ रही है बाद में वही अलाइंस रहेगा। ऐसा अभी महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना और BJP साथ में थी, लेकिन इलेक्शन के बाद सब लड़ गया। तो ऐसा भी होता रहता है, ये लोग पलटी खाते रहते, तो इनके चक्कर में लड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। इफ़ देयर अलाइंस इज इलेक्टेड, अगर उनके अलाइंस को चुन लिया जाता है, वो जीत जाते हैं, तो एक सरकार बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। अब जब सरकार बनाया तो दोनों के पास पावर है ना भाई, दोनों पावर को शेयर कर रहे हैं। तो इस बार जो पावर शेयरिंग हुआ, A + B + C, ये जो भी पार्टी है सबके पास कुछ ना कुछ पावर है। जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल इसके लिए एकदम सूटेबल है। NCP एक पार्टी है, एक पार्टी है कांग्रेस INC जिसको कहते हैं, एक पार्टी है शिवसेना। तो अभी वहाँ मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के, बाकी अलग अलग पोस्ट NCP को और INC को मिला हुआ। NCP मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है आपका घड़ी और इसके लीडर का नाम है शरद पवार।
INC शिवसेना, ये तीनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो असल में ये तीनों पावर शेयरिंग कर रहे हैं और ये डायरेक्ट पावर शेयरिंग है। जैसे बिहार में भी आप देख सकते हैं कि BJP और JDU, तो ये डायरेक्ट पावर शेयरिंग, इन दोनों के बीच में एक कोalition है, गठबंधन की सरकार। अकेले कभी कोई काम नहीं हो पाता, तो अब 2 आदमी मिलके करते हैं, 3 आदमी मिलके, तो फिर प्रॉफिट इक्वल टू बांट लेते हैं। जैसे आप कभी पड़ोसी के घर से अमरूद वगैरह साथ में। तो इनडायरेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे होता है, क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। इनडायरेक्ट कब होता है? हम जितने भी नागरिक हैं, सारे सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो चूज़ कर सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स में से जो पावर के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन में। तो हमारे पास अधिकार है कि हम इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इसकी वजह से हर किसी के बीच में, हर पार्टी के बीच में एक कंपटीशन हो जाता है, एक तरह का प्रतिस्पर्धा हो जाता है। हर कंपनी वाले, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिके, मार्केट में हमारे आइडियाज़ बिके, लोग हमारे ओर आकर्षित और हमको वोट डालें। तो इसकी वजह से इन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, रस्साकशी का दौर चलता है। अब इस कंपटीशन से होता ये है कि एक बात तो क्लियर होता है कि किसी एक आदमी के हाथ में या एक पार्टी के हाथ में पावर हमेशा नहीं रहेगा। कभी ए जीत गई और ए ने काम अच्छा नहीं किया तो जनता ने बी को वोट दे दिया, इसने अच्छा काम नहीं किया तो जनता ने सी को वोट दिया। तो जिस तरह इन लोगों का मूड बदल सकता है, पार्टी किसी और के साथ तो मिल जाते हैं, तो उसी तरह कभी कभी जनता का मूड भी बदल जाता है और जनता भी इनको मौका नहीं देती। तो इस तरीके से हर किसी को सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, तो ये पावर शेयरिंग हुआ। जिस तरह क्लासों में आप देखते हैं मॉनिटर चेंज होता रहता है, कोई ऐसा मॉनिटर जो बहुत ही आज्ञाकारी है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो क्लास टीचर ने उसको मॉनिटर बना दिया। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो क्लास टीचर की हर बात नहीं मान रहा है या फिर सही आदमी नहीं है, सही लड़का नहीं है, तो मॉनिटर चेंज हो जाते हैं, कोई और मॉनिटर बन जाते हैं। कई स्कूल में तो ऐसा भी होता है कि मॉनिटर रेगुलर चेंज होते रहते हैं, हर हफ्ते पे, हर महीने पे। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग। एक है, उसका दूसरा आएगा, दूसरा तीसरा आएगा, इस तरह से। तो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स नेक्स्ट टॉपिक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब, इंटरेस्ट ग्रुप्स उस ग्रुप्स को कहेंगे जो कोई पार्टिकुलर इनका इंटरेस्ट हो, किसी खास पर्पस के लिए वो बनाए गए। बिना इंटरेस्ट के तो कुछ नहीं होता। तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हारा नंबर अच्छा है, और तुम मेरा चेहरा खूबसूरत देखने के लिए तो वीडियो नहीं देख रहे होगे, तुमको नंबर चाहिए और नॉलेज चाहिए। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स लोगों का भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है। ग्रुप इन लोगों ने बनाया कोई पर्पस के लिए। 2 तरह का होता है, एक सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप, अपने इंटरेस्ट के लिए, एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, यानी जनता के इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं, कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, व्यवसायी लोग, फार्मर्स, किसान, खेतों में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। इन लोगों का भी अपना एक यूनियन होता है। आपने सुना होगा यूनियन वगैरह के बारे में, इन लोगों का संगठन होगा, कई मूवी में आपने देखा होगा। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम करते हैं, या मतलब कि पावर शेयरिंग में हेल्प कर, इनका भी एक रोल है। ये गवर्नमेंट के कई कमिटीज़ में इनको पार्टिसिपेशन होता है। अब कोई निर्णय लेना है गवर्नमेंट को, तो कई बार इनके किसी प्रतिनिधि को बुला के किसी कमेटी में इन लोगों को भी पार्टिसिपेशन दिया जाता है और इनकी राय भी ली जाती है। फिर आगे की ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मीडिया वगैरह के द्वारा, पब्लिसिटी के द्वारा, प्रोटेस्ट के द्वारा। तो ये लोग जो इंटरेस्ट ग्रुप है, ये भी पावर शेयरिंग में एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग का ये पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये पावर शेयरिंग का जो जर्नी है, जो सफ़र है, बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। आपको एक एक बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं इस पूरे वीडियो के लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उम्मीद इसका आंसर आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वो क्वेश्चन यही है कि पावर शेयरिंग का पॉजिटिव एग्जाम्पल कौन सा कंट्री में देखने को मिला और पावर शेयरिंग का नेगेटिव एग्जाम्पल कौन से कंट्री में देखने को मिला। तो उम्मीद है कि आप आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।